रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनील अपनी पत्नी ममता से चाय मांगता है और ममता चाय लाकर देते हुए कहती है, ये लीजिए आपकी चाय। अब मुझसे घर का काम नहीं होता, अब तो करण की शादी करवा ही दो ताकि मुझे भी आराम मिले। बहू के आने के बाद सारी जिम्मेदारी मैं उसे सौंप दूंगी। अरे करण की अम्मा बूढ़ी हो चुकी हो का, जो अब तुमसे घर का छोटे मोटे काम भी नहीं होते। अरे मुझे देखो, मैं तो अभी भी जवान हूँ, जवान। मुझे देख कर ना रिश्ते आते हैं अभी भी। जी हाँ, मैं बूढ़ी और आप बूढ़े हो चुके हो। आपकी नजर कमजोर है, तभी तो आपको अपनी ढलती उम्र नहीं दिखती। अरे अपने साथ मुझे शामिल मत क्या करो। अरे उम्र तो तुम्हारी चली गई है, बुढ़ापा है तुम्हारा, और हम तो अभी जवान है, जवान। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो कभी बुढ़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरी बात तो हमेशा गलत ही होती है। दिन में 10 बार चाय आपको पीनी रहती है और मुझे आपकी वजह से किचन से हॉल तक दौड़ लगानी पड़ती है। जब मैं थक जाती हूँ तो मैं बूढ़ी और आप कुंवारे बन जाते हो। वाह! अरे मेरे जल कुकरी, कितना बोलती हो तुम। अब चाय पिला दो, तुम्हारी हाथ की चाय पी के ना आय हाय सुकून आ जाता है। दोनों चाय के चर्चे कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर पंडित घर जोड़े आते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाभी जी, और एक कप चाय बना लीजिए। मैं आपके बेटे के लिए रिश्ता लेके आया हूँ, और लगे हाथ मिठाई भी मंगवा लीजिए। अरे घर जोड़े जी, आइए बैठिए। मिठाई क्या, आपको बड़े बड़े रसगुल्ले खिलाऊंगी अगर आप मेरे पसंद की बहू मुझे दे देते हैं। जी जी जरूर। ये देखिए लड़कियों की फोटो, आपको जो पसंद आए आप उसे चुन लीजिएगा। आपके बेटे करण का रिश्ता उस लड़की से मैं फिक्स कर दूंगा। बस आप बताइए कौन सी लड़की आपको पसंद है। देखिए घर जोड़े जी, हमें बिल्कुल संस्कारी चाहिए ताकि हमारे साथ वो हमेशा रहे और हमारे बेटे को भी समझ सके। घर जोड़े एक से बढ़कर एक फोटो दिखाते हैं, लेकिन ममता को कोई पसंद ही नहीं आती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन ममता अपने बेटे करण से कहती है, करण, मुझे कुछ कहना है। देखो बेटा, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी शादी के लिए। अब मुझसे घर के काम नहीं होते। लेकिन माँ, एक बार मुझसे पूछ तो लेती हैं आप, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे भी शादी करनी भी है या नहीं, लेकिन इन सब चीजों से आपको कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है ना। देख करण, हम ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुझे बता दिया। अगर तेरी नजर में कोई है या तू किसी को पसंद करता है तो बता दे, बाद में कहने सुनने का मौका नहीं दूंगी। माँ और बेटे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुनील आकर करण को समझाते हुए कहता है, अरे करण बेटा, अब तेरी माँ की उम्र हो गई है, इतना सारा काम करेगी। तेरी माँ अकेले तो कैसे चलेगा जी। इसीलिए तेरी शादी का सोच रहे हैं। अगर हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या शर्मा जी आगे सोचेंगे। लेकिन पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार बताऊं, मुझे अपने काम में मन लगाना है और जिंदगी में कुछ करना है। और रही बात शादी की, तो मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। अरे वक्त चाहिए तुमको, धन्ना सेठ बनना है तुमको। तुम्हारा बाप सब कुछ तो किया है ना। अब घर में कौन आएगा कौन नहीं, ये भी तुम सोचोगे। मैं बोलता हूँ तुम्हारी शादी होगी तो होगी। बस मैं तुम्हें कल सुबह तक का समय देता हूँ, सुबह आके मुझे बता देना। तभी ममता अपने पति सुनील को अपनी कोहनी से मारते हुए धीरे से कहती है, कल सुबह तक का नहीं, 1 महीने का वक्त दीजिए। हाँ, मतलब 1 महीने का वक्त ले लो। अच्छे से सोचना और फैसला ना सही बोलना, वरना सोच लो हमारे हाथ में डंडा भी आ सकता है। करण एक मिडिल क्लास फैमिली से था और अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी करण के मजबूत कंधों पर थी। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और देखते ही देखते करण की शादी एक अनुष्का नाम की लड़की से होती है। अनुष्का बहुत ही खूबसूरत होती है और संस्कारी भी। ममता अनुष्का का स्वागत करते हुए कहती है, आओ बहू, आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मेरा बेटा करण घर के बाहर सब कुछ संभालता है, वैसे ही आज के बाद तुम घर संभालोगी। माँ जी, मैं आपकी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालूंगी। करण जी जितने काबिल है बाहर के कामों में, मैं घर के कामों में निपुण बन के दिखाऊंगी। आजा बहू, अब आराम कर ले, तू भी बहुत थक गई होगी ना। बेटा करण, बहू को कमरे में लेकर जा। करण और अनुष्का आराम करने अपने कमरे में जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह बहुत बारिश हो रही होती है और अनुष्का नहा धोकर
रसोई में जाकर सबके लिए चाय पकोड़े लेकर आती है और अपने पति करण से कहती है, करण जी, आज आप ऑफिस मत जाइए। देखिए ना कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर, और वैसे भी आज शादी का दूसरा दिन है और आपको आज भी ऑफिस जाना है। कुछ कहिए ना माँ जी। हाँ करण बेटा, आज तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में समय बिताओ, ताकि एक दूसरे को जान लो, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ पता चल जाए। माँ, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। आपको सब कुछ तो पता है कितनी ज्यादा छुट्टियां हो गई हैं मेरी। सैलरी भी कट कर आएगी, वो भी इस महीने के लिए, तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे भी 2 दिन बाद संडे है, तब मैं अनुष्का को घुमाए ले जाऊंगा और बारिश में दोनों खूब भीगेंगे। क्यों अनुष्का, बारिश में भीगना पसंद है ना तुम्हें? करण की बात सुनकर अनुष्का शर्मा जाती है और फिर करण भी अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। बारिश तेज होने की वजह से करण को कुछ नहीं दिखता और उस वजह से करण का एक्सीडेंट हो जाता है। करण की मौत से पूरे परिवार को सदमा लग जाता है और तभी ममता रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया। अभी अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई थी, मुझे ले जाता मेरे बेटे के बदले, और इस करम जले की किस्मत से ही मेरा बेटा आज हमारे साथ नहीं है। खा गई मेरे बेटे को। ममता अपने बेटे की मौत की वजह अपनी बहू को मानती है और ये सब देखकर करण के पिता सुनील को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, अरे बस में करो भाग्यवान, अब इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है। अरे मत करो अत्याचार, बेचारी का पति मर गया है और तुम इस पे अत्याचार कर रही हो। इसके हाथ से मेहंदी छूटी नहीं और मेरा बेटा छिन गया, इसमें इसकी क्या गलती है। हाय मेरी किस्मत, अब कौन हमें देखेगा, कौन हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तभी अनुष्का कहती है, माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू, मेरे होते हुए आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मैं। आपका बेटा होता तो शायद आज सोचना नहीं पड़ता, लेकिन अब हालात ही कुछ और हैं। हाँ, अब बाहर वाले को मौका दूं ताकि वो मेरे मुंह पर बोल सके। नई बहू के हाथ में मेहंदी छूटी नहीं कि काम में भेज दिया। बेटे की मौत के बाद अब इनकी बातें मुझे मार डालेगी। माँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। मुझे बस अपने सास ससुर का ख्याल रखना है, इतना मुझे पता है। अनुष्का अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन इंटरव्यू के लिए इधर उधर बारिश में भटकती रहती है और कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। बारिश में भीगते हुए उसे अपनी सहेली रितु की कई बातें याद आने लगती हैं। अरे अनुष्का, आ जाना, बारिश में भीगते हैं। देख तो कितना मजा आ रहा है बारिश में भीगने में। अरे आ जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुझे एक बार भीगने से कोई क्या ही डांटेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं भीगना है। मैं तो अपने पति के साथ ही बारिश में भीगूंगी और बहुत मजा भी आएगा अपने पति के साथ भीगने में। देख लेना तब मुझे बारिश में भीगते हुए। ओहो, क्या बात है, अभी तो बस उसका रिश्ता ही आया है आपके लिए, अभी से प्लानिंग चालू हो गई। क्या बात है अनुष्का जी, सही जा रही हो जीजू के साथ, पहली बार भीगोगी। तभी अचानक से बारिश बंद हो जाती है और अनुष्का अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे अपनी सहेली रितु छाता लिए उसके सामने खड़ी नजर आती है। रितु को देखकर अनुष्का बहुत रोती है। तभी रितु कहती है, ये क्या हो गया अनुष्का, कुछ दिन पहले ही तो तेरी शादी हुई थी और अब तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरे साथ इतना कुछ हो गया। तूने एक भी बार मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की। क्या यही तेरी मेरी दोस्ती थी? रितु, मैं बहुत बुरे हालातों से गुजर रही हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए यार, ताकि मैं अपने बूढ़े सास ससुर का ख्याल रख सकूं। कुछ कर रितु, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता है। पागल, तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक काम है जहाँ तू आराम से काम भी कर पाएगी और तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। रितु के बताए जगह पर अनुष्का काम करने लगती है और उसके हालात सुधरने लगते हैं। अब अनुष्का अपनी सास ससुर के साथ घर और ऑफिस को बहुत अच्छे से संभालती है और आज भी अनुष्का करण की विधवा बनकर आज भी उसकी जिम्मेदारी उठाती है। रज्जू अपनी बहू कल्पना और बेटे मयंक दोनों से बात करते हुए बोलती है, पता नहीं क्या कमी रह गई थी मेरे पूजा पाठ में। भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा, इतनी अच्छी बहू दी। दोनों मेरी सारी बातें मानती है, लेकिन मुझे पोता पोती का सुख नहीं दे सके वो भी। माँ जी, अब क्यों निराश हो रही हैं? डॉक्टर से हमारी बात हुई है, हम कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे ना। और वो भी नहीं हुआ तो हम एक काम करेंगे कि बच्चा गोद ले लेंगे। इससे हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा और उस बच्चे को एक परिवार भी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा ना माँ? अब बताओ, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे तेरा बच्चा चाहिए था। बच्चा गोद लेने से मुझे कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन मुझे मेरे बेटे का ही बच्चा चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। अब भगवान ने जो आज तक मेरी झोली में सारी खुशियाँ दी है, लेकिन बस एक खुशी और दे देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। मेरी एक ही इच्छा है। माँ जी आप ये क्या बात कर रही हो? अगर हम बच्चा गोद भी लेंगे तो वो हमारा ही होगा, क्योंकि हम पूरा प्रोसेस होने के बाद ही बच्चे को घर लाएंगे ना। वो आपको ही दादी बोलेगा, आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे खुशी तब होती जब वो बच्चा तुम दोनों का होता। मेरी बहू इतनी भोली है कि वो किसी की बातों में भी इतनी आसानी से आ जाती है। तू किसी बच्चे को गोद लेकर आ गई और फिर कल जब उसकी माँ वापस आ गई तब क्या होगा? तू उसे उसका बच्चा वापस दे देगी ना, इसलिए अपना बच्चा चाहिए मुझे। मयंक, माँ जी सही बोल रही हैं। आप एक काम करो ना, दूसरी शादी कर लो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी शादी करोगे तो माँ जी की इच्छा पूरी हो जाएगी और घर में बच्चा भी आ जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला हूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो तुम। हाँ बहू, मेरा ये मतलब नहीं था कि तू बच्चे के लिए अपनी सौतन ले आए। मैं तो बस भगवान से शिकायत कर रही हूँ कि इतनी खुशियों में एक पोते की खुशी और दे देता तो कितना अच्छा होता ना। और वो खुशी मेरी सौतन ही दे सकती है। माँ जी आप तो मेरी बात को समझो, मयंक को समझाओ ना। मेरी सौतन आ जाएगी तो हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे बहनें बनकर भी तो रह सकते हैं ना। बहू, ये सब बस बोलने की बात है। तू बहुत मासूम है, लेकिन तेरी सौतन 4 कदम आगे निकली तो वो तुझे घर से निकाल देगी। फिर क्या करेगी तू? नहीं माँ जी, मैं अपनी सौतन कोई भरोसे वाली लाऊंगी जो आपको दादी की खुशी भी दे और इस घर को जोड़े रखने में मेरी मदद भी करे। बस आप मयंक को समझाने में मेरी मदद करो। मयंक को तब समझाओ ना जब मुझे खुद यकीन होगा। आज के समय में अपने बहू बेटे पर भरोसा नहीं करते और तू भरोसे वाली सौतन की बात कर रही है। ये तो सुनने में भी अजीब लग रहा है। माँ जी वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। कल्पना रज्जो को मना लेती है अपनी सौतन लाने को और रज्जो मयंक को मना लेती है। कल्पना भरोसे वाली सौतन की तलाश में लग जाती है और काफी तलाश करने के बाद उसे अपनी बचपन की सहेली भूमि मिलती है, जिसे पैसों की जरूरत भी थी और उस पर कल्पना आराम से भरोसा भी कर सकती थी। इसीलिए कल्पना उसे घर ले आती है और सबकी रजामंदी से शादी भी करवा देती है। कल्पना और भूमि दोनों सहेली थी, इसलिए बहुत प्यार से रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब कल्पना अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तो वहाँ भूमि आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे पास कितने अच्छे अच्छे गहने हैं। आज तक मैंने ऐसे गहने बस दूसरों के पास ही देखे हैं, कभी हाथ में नहीं लिए मैंने। कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे गहने। अच्छा तुम्हें इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो पहन लो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ये सब तो तुम्हारे ही है ना, तो मैं कैसे पहन सकती हूँ इन्हें? तेरा मेरा नहीं, मेरे हैं तो तुम्हारे भी हुए ना। चुपचाप बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाती हूँ वो। कल्पना भूमि को अपने हाथों से गहने पहना देती है और उसके बाद दोनों बाहर सबके साथ बैठी होती हैं। भूमि के पास इतने महंगे गहने देखकर रज्जो बोलती है, भूमि, ये इतने महंगे गहने तेरे पास कहाँ से आए? और ये देखने में तो कल्पना बहू के लग रहे हैं ना। हाँ माँ जी, ये कल्पना दीदी के ही हैं। ये गहने उन्होंने मुझे पहनाए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? कल्पना, तुझे किसने बोला था कि इतने महंगे गहने अपनी सौतन को दिखाने के लिए? चोरी हो गए तो? तुझे पता है ना कि कब किसकी नीयत बदल जाए और कब फुर हो जाए, तुझे पता ही नहीं चलेगा। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे पूरा भरोसा है भूमि पर, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और हाँ, अब ये भी इस घर की बहू है तो आप इसे ताने देना बंद कर दो। अभी मेरी बात इसे कड़वी लग रही है, लेकिन एक दिन इसकी यही भरोसे वाली सौतन जब इसे रुला कर जाएगी ना, तब पता चलेगा कि मैं सही बोल रही थी। हाँ माँ सही बोल रही है। तुम अपनी सौतन तो ले आई हो, लेकिन ये भरोसे वाली सौतन तुम्हारे लिए होगी। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए भूमि तुम कुछ करने की सोचना भी मत। आपको भरोसा करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मुझे भरोसा है अपनी सौतन पर। कल्पना भूमि पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन बाकी घर वाले भूमि पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे और हमेशा कल्पना को इस बात को लेकर सुनाते ही रहते हैं। लेकिन कल्पना जिस काम के लिए भूमि को घर में लेकर आई होती है, कुछ दिनों में उस बात की खुशी भी सुनने को मिल जाती है। भूमि माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और रज्जो कल्पना के पास जाकर बोलती है, बहू, अब तो मैं दादी भी बनने वाली हूँ।
लेकिन अब ना थोड़ा संभल कर रही हो, क्योंकि ऐसे समय में पति बहुत ध्यान रखते हैं बच्चे की माँ का। इसलिए ये तेरी सौतन तुझे तेरे पति से दूर न कर दे। माँ जी, आप क्यों मुझे मेरी सौतन के खिलाफ भड़का रही हो? मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सौतन पर। मैं उसे इस भरोसे के साथ ही घर लाई हूँ, तो आप मेरे भरोसे पर भरोसा रखो ना। बहू, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन ये है ना तेरी सौतन। देख, इस घर को बच्चा दे रही है तो सब लोग इस पर ही ध्यान देंगे और तुझसे सब ध्यान हट जाएगा, इसलिए समझा रही हूँ मैं। माँ जी, आपको दादी बनना था तो आपको खुशी दे रही है मेरी सौतन, तो आप खुश रहो ना। क्यों इस बेचारी को इतना सुना रही हो? वो तो यहाँ आपको खुशी देने के लिए आई है। बहू, तू सच में बहुत भोली है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी सास है ना तेरे साथ, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं। तू बस मेरे ऊपर भरोसा रख। घर में किसी को भूमि पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन कल्पना भूमि पर भरोसा करती थी, इसीलिए हमेशा उसके साथ ही रहती थी। धीरे धीरे करके भूमि के माँ बनने का समय नजदीक आ रहा था और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद भूमि एक लड़के को जन्म देती है और उस लड़के को लेकर कल्पना अकेले घर आती है। कल्पना को अकेले घर आता देख मयंक बोलता है, भूमि कहाँ है? देखा, मैं इसलिए बोल रहा था इतना भी भरोसा मत करो उस पर, पक्का उसने कुछ किया होगा, तभी बच्चे और तुम्हारे साथ घर नहीं आई है ना। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, तभी तो मैं बहू को समझाती रहती थी। लेकिन बहू है ना, उसे अपनी सास से ज्यादा सौतन पर भरोसा था। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी थी उसने। अरे बस करो अब, बहुत भरोसे वाली सौतन थी वो, क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसकी पैसों को लेकर मदद की और उसने आपको दादी बनाने में मेरी मदद की। मैं उसे ऐसे ही नहीं बोलती थी कि वो भरोसे वाली सौतन है, मैं उसे अच्छे से जानती थी। लेकिन वो जब तक यहाँ थी आप लोग ताने मारते रहे। लेकिन ऐसा कुछ था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम भी तो बिना बात के बेचारी को कोसते रहे। कम से कम हमें पता तो होना चाहिए था, लेकिन तूने बताया क्यों नहीं? मुझे मना किया था उसने बताने से, इसलिए नहीं बताया। लेकिन आप लोग भी ना थोड़े तो समझते कि वो यहाँ कुछ और बोल नहीं रही, फिर भी आप लोग उसे सुनाए जा रहे थे। चलो अभी चलकर हम उसे घर लाते हैं और उसे माफी भी मांगेंगे। नहीं, वो अब इस शहर से चली गई है, उसको यहाँ नहीं रहना था, उसने मुझे पहले ही बता दिया था। तो तूने उसकी मदद कर दी है ना, जो उसे चाहिए था वो दे दिया है ना। अब अगर तेरी बात हो तो हमारी तरफ से भी माफी मांग लियो, हमने तेरी भरोसे वाली सौतन पर शक किया। रज्जू और मयंक को भी अपनी गलती समझ आती है, लेकिन कल्पना की भरोसे वाली सौतन अपना भरोसा नहीं तोड़ती है और कल्पना की मदद करके वापस चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।